आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक है अपथ्रस्ट। सबसे पहली बात, इसको मैं यू से दिखाऊंगा, ध्यान रखना। इसको बॉयंट फोर्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बॉयंट फोर्स। दूसरी बात, अब मान लो कोई सॉलिड किसी लिक्विड में इमर्ज्ड है। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो वॉल्यूम है इसको मैं वॉल्यूम इमर्ज्ड, या कई बार ये भी कहता हूं वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, कुछ भी कह लो। ये इमर्ज्ड वॉल्यूम है, या ये अगर कहोगे तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है। मतलब इसने इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया हुआ। क्यों गोपी, समझ में आ रहा है ना? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का मतलब क्या है जो है कि इसने इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या किया हुआ है, डिस्प्लेस किया हुआ है। तो इस केस में क्या होता है ना कि लिक्विड सॉलिड पे ऊपर की डायरेक्शन में एक अपथ्रस्ट लगाता है। हाँ अभी आएगा, चिंता मत कर। लिक्विड सॉलिड में एक ऊपर की डायरेक्शन में अपथ्रस्ट लगाएगा, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से सॉलिड लिक्विड में उतना ही अपथ्रस्ट नीचे को लगाएगा। क्यों? ये हो गया, बस हो गया। ये क्या हो गया, बाई लिक्विड ऑन सॉलिड, और ये क्या आ गया, बाई सॉलिड ऑन लिक्विड। समझ में आ गया कि अगर लिक्विड सॉलिड पे ऊपर को अपथ्रस्ट लगाएगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या होगा, सॉलिड लिक्विड पे फिर उतना ही अपथ्रस्ट क्या लगाएगा, उतना नीचे को लगाएगा। बस हो गया, ये कह लीजिए। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस अपथ्रस्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है वॉल्यूम इमर्स्ड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी इफेक्टिव। बस इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से कर लेना, ये है असली। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। गुड मॉर्निंग। ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये कह रहे हैं। अब यहां पे बात आती है जी इफेक्टिव क्या है। इसको हम वैसे कई बार पढ़ चुके हैं। जैसे ना ये कंटेनर है मान लो, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी के इक्वल होगी अगर कंटेनर का एक्सीलरेशन 0, और 99% केसेस में तो यही होगा। क्यों? समझ गए ना, 99% केसेस में यही होगा कि जी इफेक्टिव की वैल्यू जी के इक्वल होगी अगर एक्सीलरेशन 0 हो। और अगर मान लो कंटेनर का एक्सीलरेशन ऊपर को ए है, तो फिर जो जी इफेक्टिव आएगा वो जी प्लस ए आएगा।
इफ A इज अपवर्ड्स, और ये G माइनस A आएगा इफ A इज डाउनवर्ड्स, और ये 0 के इक्वल होगा फ्री फॉल के केस में। समझ में आया गोपी? लिक्विड सॉलिड पे ऊपर को अपथ्रस्ट लगाता है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से सॉलिड लिक्विड पे उतना ही अपथ्रस्ट नीचे को लगाता है, जिसको हम बॉयंट फोर्स भी कहते हैं। और उस अपथ्रस्ट की वैल्यू बस याद रखना, वॉल्यूम इमर्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव मैंने बता दिया कि 99% केसेस में तो जी के इक्वल होगा अगर एक्सेलरेशन 0 है। अगर ऊपर को एक्सेलरेशन है तो जी प्लस ए, नीचे को एक्सेलरेशन है तो जी माइनस ए, और फ्री फॉल के केस में 0। अब फिफ्थ पॉइंट, अबे एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर दिख नहीं रहा तेरे को? ये एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर देख, कंटेनर कह ले या लिक्विड कह ले, कुछ भी कह ले, समझ गए ना? एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर या लिक्विड कुछ भी कह ले। अब फिफ्थ पॉइंट सुनो, ये बताओ फ्री फॉल के केस में जी इफेक्टिव 0 है ना? इसका मतलब अपथ्रस्ट भी 0 होगा, ध्यान रखना। हाँ, अपथ्रस्ट नहीं लगेगा। सिक्स्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आगे मत कहना कि ये आपने नहीं बताया। अगर मुझे वेट ऑफ सॉलिड लेना है, ये आगे लूंगा, हाँ मैं, ध्यान रखना, वेट ऑफ सॉलिड लेना है, मान लो W, तो उसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा, डेंसिटी सॉलिड की आएगी, इनटू जी आएगा। बताओ क्लियर है? बताओ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये आएगा, और डेंसिटी सॉलिड की आएगी इनटू जी आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, V इंटू रो एस कितना हो जाएगा तो जो है V इंटू रो एस मास ऑफ सॉलिड हो जाएगा ना। अगर तुम देखोगे तो V इंटू रो एस ये हो गया मास ऑफ सॉलिड, क्यों? ये हो गया। लेकिन अगर तुम्हें अपथ्रस्ट लिखना है तो इमर्स्ड वॉल्यूम आएगा, डेंसिटी लिक्विड की आएगी, और G इफेक्टिव होगा। बताओ दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं होगा? उज्जवल बता बेटा, दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि अगर तुम्हें सॉलिड का वेट लेना है तो टोटल वॉल्यूम लेना है, डेंसिटी सॉलिड की लेनी है, और जी लेना है। लेकिन अगर तुम्हें अपथ्रस्ट लेना है तो इमर्स्ड वॉल्यूम लेना है, डेंसिटी लिक्विड की लेनी है, और जी इफेक्टिव लेना है। बस ये कह लीजिए, 10 बार इसको ध्यान रख लेना। ये 2 पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं एक बार और। उज्जवल क्लियर है? बता, अगर सॉलिड का वेट लेना है तो क्या करेगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डेंसिटी सॉलिड की लेनी है, और जी लेना है। और अगर अपथ्रस्ट लेना है तो इमर्स्ड वॉल्यूम लेना है, डेंसिटी लिक्विड की लेनी है, और जी इफेक्टिव लेना है। अब वो अलग बात है कि 99% केसेस में जी इफेक्टिव कितना होगा? 10 बार कह रहा हूं कि 99% केसेस में जी इफेक्टिव जी के इक्वल ही होगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। बस हो गया, ऐसा नहीं पूरे चैप्टर की नहीं, तुम सोचोगे पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब थ्रस्ट की टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अपथ्रस्ट।
नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं है। कर लिया नोट? उज्जवल कर लिया? ठीक। अब चलते हैं टाइप 1 में। टाइप 1 उस पे बेस्ड होती है, बस हो गया बेस्ड ऑन एफ नेट इक्वल टू एम ए पे, बेस्ड ऑन एफ नेट इक्वल टू एम ए। लेकिन वो एफ नेट में फिर एक अपथ्रस्ट और आ जाएगा, अपथ्रस्ट विल ऑल्सो। बस बाकी तो एफ नेट इक्वल टू एम ए जैसे हम कहते हैं वही करने के लिए। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो ये एक सॉलिड है, इस पे एक स्प्रिंग है, इसका मास मान लेते हैं 2 kg और इसकी डेंसिटी मान लेते हैं 600 kg पर मीटर क्यूब। यूनिट से आइडिया लगा लेना, मैंने क्या दे रखा है बेटा जो है। और इसकी डेंसिटी दे रखी है 800 kg पर मीटर क्यूब और इसका फोर्स कांस्टेंट के, ये मान लो दे रखा है 20 न्यूटन पर मीटर। और ये पूरा कंटेनर ऊपर को जा रहा है ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो तुम्हें एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन, एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन स्प्रिंग में निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन निकालना है कि कितना होगा। अच्छा, शुरू में मेरे को मालूम नहीं है कि एक्सटेंशन होगा या कॉम्प्रेशन होगा, तो मैं एक्सटेंशन एज्यूम कर लेता हूँ। लेट एक्सटेंशन है मान लो, और एक्स है। अब मुझे ये बताओ कि ब्लॉक पे तुम्हें कितने फोर्स दिख रहे हैं, बताओ। केवल ब्लॉक पे मुझे फोर्स बताओ, बस कितने हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। वेट तो हमेशा नीचे होगा और सॉलिड पे अपथ्रस्ट हमेशा ऊपर होगा। क्यों? अब ये बताओ कि अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन है तो उसमें स्प्रिंग फोर्स किधर को लगेगा, बता। बिल्कुल सही कहा, उसमें स्प्रिंग फोर्स के एक्स फोर्स नीचे लगेगा। क्यों? के एक्स फोर्स नीचे लगेगा, लेकिन ब्लॉक ए से ऊपर जा रहा है। बता उज्जवल, फोर्सेस समझ में आए कि नहीं आए? वेट तो हमेशा नीचे लगेगा, सॉलिड में अपथ्रस्ट हमेशा ऊपर लगेगा, और स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्प्रिंग फोर्स नीचे को आएगा और ब्लॉक ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है। अब बताओ मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, बताओ जो है u माइनस के एक्स माइनस वेट। तेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है गोपी? आर यू फीलिंग एनी प्रॉब्लम?
तो तेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब मेरे वहां से सही जा रहे हैं। अब हो गया उज्जवल, अब हो गया? ठीक है, अब आ रहे हैं, ये बता, अब आ रहे हैं? अब सिग्नल आ रहे हैं? ये अब ये बताओ कि अब जो इक्वेशन बनेगी, अब इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनेगी ना, u माइनस के एक्स माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एम ए। क्यों? ए मैंने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया था, ये हो गया। अब देखो u क्या होता है ना, u होता है वॉल्यूम इमर्स्ड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, g इफेक्टिव माइनस के एक्स माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। कोई डाउट? गोपी बता बेटा, जो है क्लियर है ना? अब सुन, अब वॉल्यूम इमर्स्ड में क्या है देख, 100% वॉल्यूम इमर्स्ड है, 100% वॉल्यूम इमर्स्ड है। 100% वॉल्यूम कितना होगा बता जो है, मास अपॉन डेंसिटी होगा। क्यों? हाँ, मास अपॉन डेंसिटी, तो ये हो जाएगा 2/600। और लिक्विड की डेंसिटी कितनी दे रखी है? 800। और जरा बता जी इफेक्टिव कितना लिखूं, बता बता जी इफेक्टिव कितना लिखूं? हाँ, कंटेनर ऊपर को जा रहा है, ये आ गया 10+2 होगा। के की वैल्यू 20 हो गई, एक्स तो निकालना ही है हमें, एम दिया हुआ है 2, जी को ले लो 10, एम को ले लो 2 और ए को ले लो 2। अब ये बताओ यहां से एक्स फाइंड कर लोगे? उज्जवल बता बेटा जो है, यहां से एक्स फाइंड कर लेना बस, हो गया, ये आ गया। अच्छा वैसे बाय द वे, अगर एक्स निगेटिव आ जाता है तो उसका क्या मतलब है? अगर मान लो एक्स निगेटिव आ जाता तो फिर उसका क्या मतलब था? फिर कॉम्प्रेक्शन हो गया, बस हो गया जो है, समझ गए ना? इफ एक्स इज नेगेटिव then it is compression। एक और एग्जांपल देखो, इस टाइप से, और तुम्हें दे रखा है कि टेंशन इसमें T0 है,
स्ट्रिंग में, हाँ ध्यान रखना। नाउ अब तुम क्या करते हो कि इसको ना ऊपर को ये एक्सेलेरेशन से मूव करवाना शुरू कर देते हो। अब तुम्हें टेंशन टी निकालनी कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? उज्जवल क्वेश्चन समझ में आ गया? नॉर्मल कंडीशन में टेंशन टी नॉट था। अगर तुम ऊपर को ए एक्सेलेरेशन से मूव करना शुरू कर देते हो तो तुम्हें निकालना टेंशन कितना होगा। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा कंसेप्ट सीख लेते हैं, सुनो। ये बताओ कि इस वाली फिगर में मैं ये कह रहा हूं कि स्ट्रिंग इज अंडर टेंशन, स्ट्रिंग अंडर टेंशन में है। हाँ, इसका मतलब जो अपथ्रस्ट होना चाहिए वो वेट से बड़ा होना चाहिए ना, फिर क्यों बताओ। अपथ्रस्ट वेट से बड़ा होना चाहिए, और अगर अपथ्रस्ट वेट से बड़ा है तो इसका मतलब लिक्विड की जो डेंसिटी होनी चाहिए वो सॉलिड की डेंसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। बताओ, अदरवाइज तो वो सिंक कर जाएगा ना। ये बता, अदरवाइज ब्लॉक विल सिंक, क्यों? उज्जवल पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कि अगर मान ले सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी, मान ले नहीं है, सॉलिड की डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो वो सिंक नहीं कर जाएगा, बता जो है। ठीक है, तो इसका मतलब लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब फिगर अपने दिमाग में बैठा लेना और मुझे बताना। फिगर 1 में टी नॉट नीचे लगा है, अपथ्रस्ट ऊपर लगा है, और वेट नीचे लगा है, बता। और ये रेस्ट पे है। कोई डाउट? क्लियर हो गया ना? ये हो गया। अब मुझे ये बता कि यहाँ पे जो अपथ्रस्ट होगा वो W प्लस टी नॉट के इक्वल होगा ना। नहीं है, अपथ्रस्ट की वैल्यू W प्लस टी नॉट होगी। और अपथ्रस्ट को ये बता, मैं ये कह दूं कि वॉल्यूम इमर्स्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, बता। अब वो एक अलग बात है कि वो 100% इमर्स्ड है, ध्यान रखना, 100% इमर्स्ड है। इसका मतलब जो वॉल्यूम इमर्स्ड होगा वो एक्चुअल में V के इक्वल ही होगा, वो एक अलग चीज है, क्यों? तो ये तो इक्वेशन 1 आ गई। अब चलते हैं फिगर 2 में। अब इसको मैं U डैश कह दे रहा हूं। W तो एज इट इज रहेगा, और T नीचे है, और ये A से ऊपर जा रहा है। कोई डाउट? ठीक, तो इक्वेशन ये बनी देख, U डैश माइनस W माइनस T इक्वल टू एम ए। नहीं होता, U डैश माइनस W माइनस T इक्वल टू एम ए। तो इसका मतलब जो U डैश आया वो W प्लस T, और M को ये बता मैं W बाई जी लिख दूं इंटू ए, बता।
ये बता, मैं m को ये रख दूं, बता जो है W/G इंटू ए ये रख दूं, ठीक। और u डैश कितना होगा देखना, ध्यान से देखना। u डैश को मैं कितना लिख सकता हूं, पहली मैं वाली इक्वेशन लिख दे रहा हूं, ये आ गई वॉल्यूम इमर्स्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इक्वल टू, ये तो आ गया W प्लस टी नॉट। एक तो ये इक्वेशन आ गई। दूसरी क्या हुई देखो, u डैश को मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, u डैश को लिख रहा हूं वॉल्यूम इमर्स्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी प्लस ए। बता, बताओ उज्जवल। वॉल्यूम इमर्स्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी प्लस ए इक्वल टू W प्लस टी प्लस W/M, W/G सॉरी, इंटू ए। कोई डाउट है? बता, इसमें कोई डाउट है? नहीं है। अब दोनों को डिवाइड कर देना तो तेरा निकल जाएगा तू। अब सॉल्व करके देख लेना, दोनों को डिवाइड कर देना तो ये और ये, सॉरी, वी आई रो एल कैंसिल, ठीक। तो यहां से तू फाइंड कर लेना, तो टी का जो आंसर आएगा वो तुम देखना, टी वैल्यू जो होगी वो होगी टी नॉट 1 प्लस A/G के इक्वल आएगी। ये आंसर आएगा, ध्यान रखना। गोपी समझ में आ गया बेटा? ये बता जो है कि पहले टाइप की प्रॉब्लम क्लियर हो गई, क्या हो गई कि तुम्हें एफ नेट इक्वल टू एम ए पे बेस्ड होती है, लेकिन उसमें अपथ्रस्ट को तुम्हें और लेना है, बस ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात और भी है, देखो क्या है। अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है वॉल्यूम इमर्स्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी इफेक्टिव। अब ये बताओ कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में, अब एग्जाम्पल में वी और रोएल ये तो सेम थे ना? बता, वॉल्यूम इमर्स्ड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो सेम थे, ठीक। इसका मतलब अपथ्रस्ट प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव था। अब जी इफेक्टिव की वैल्यू कहां से कहां तक गई बताओ, G टू G प्लस ए हो गई थी। इसका मतलब G प्लस ए अपॉन G टाइम्स हो गई, क्यों? बता, अपथ्रस्ट की वैल्यू G से लेके G प्लस ए हो गई, तो इसका मतलब कितने टाइम्स हो गई, तो G प्लस ए अपॉन G टाइम्स हो गई। तो इसका मतलब अपथ्रस्ट भी U also becomes G प्लस ए अपॉन G टाइम्स। कोई डाउट? बता, कोई डाउट है इसमें उज्जवल कि वी और रोएल की वैल्यू तो सेम थी, क्यों? वी और रोएल की वैल्यू सेम थी और जी इफेक्टिव की वैल्यू जी से जी प्लस ए हो गई थी। इसका मतलब जी प्लस ए अपॉन जी टाइम्स हो गई, तो उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट हो जाएगा, बस हो गया। तो तू चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, देख बताऊं मैं, इक्वेशंस ये भी बना सकता है। पहले इसमें यू ले ले,
ये W, ये T नॉट और ये रेस्ट पे है। तो तू ऐसे भी लिख सकता है, एक इक्वेशन तो लिख सकता है U इक्वल टू W प्लस T नॉट। एक तो ये हो गई। दूसरे में क्या कर, तू बेटा जो है ना, तू टीचर को शांत से नहीं बैठने देगा। अबे कोई भी केस होता है तो उसको बैठ के आराम से तसल्ली से सोच के तो बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ सोच के बैठ के बनाया जाता है जो है, समझ गया। अब सुन, इधर देख, ये हो गया यू डैश की जो वैल्यू होगी, ये केस तू बनाएगा ना खुद। यू डैश इक्वल टू कितना हो गया बता, जी प्लस ए अपॉन जी इंटू यू टाइम्स हो गया। क्यों, ये हो गया, ये डब्ल्यू हो गया और ये टी आ गया। तो तू दूसरी इक्वेशन ऐसे बना देना फिर, जी प्लस ए अपॉन जी इंटू यू माइनस डब्ल्यू माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी इंटू ए। बता अब समझ में आया गोपी? तू चाहे तो ये इक्वेशंस भी बना सकता है, ये देख। ये बता, ये समझ में आया? दूसरी इक्वेशन ये भी बना सकता है ना तू, जी प्लस ए अपॉन जी इंटू यू माइनस डब्ल्यू माइनस टी इक्वल टू इतना। क्यों, ये कह ले तो यहां से टी निकाला ना, बस हो गया। और उस टी की वैल्यू फिर तुम देखना ना, टी नॉट 1 प्लस ए बाई जी के इक्वल आ जाएगी, बस हो गया। ये अब उज्जवल उल्लू गधा, तूने जब ऊपर को एक्सलेट किया, ध्यान से देख बेटा जो है, ऊपर को जब तूने एक्सलेट किया तो तेरा अपथ्रस्ट बढ़ गया, बिकॉज जी इफेक्टिव हैज इंक्रीज्ड। हाँ, लेकिन नाउ तेरे को ऊपर को फोर्स भी ज्यादा चाहिए ना, ये बता तेरे को। नाउ मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्यों, बता क्यों? क्योंकि जब वो रेस्ट पे था तो जितने फोर्सेस ऊपर को थे उतने फोर्सेस नीचे को होने चाहिए थे, लेकिन जब वो ऊपर को एक्सीलरेट हो रहा है तो नेट फोर्स तेरे को ऊपर को चाहिए। बता क्लियर है कि नहीं है? मैं इसका पूरा पोस्टमार्टम ही कर रहा हूं, पहले ये बता, पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूं। उज्जवल समझ में आया कि नहीं आया कि ऊपर वाला जो फोर्स है वो बढ़ गया है, ठीक है ना, अपथ्रस्ट बढ़ गया बिकॉज जी इफेक्टिव बढ़ गया है। दूसरी बात मैंने क्या कहा कि अब तुझे ऊपर को ज्यादा फोर्स चाहिए, नहीं है, अब ज्यादा फोर्स चाहिए तेरे को जो है। क्यों, पहले ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स बैलेंस हो रहे थे, लेकिन अब तेरे को ऊपर को ज्यादा फोर्स चाहिए। अब चलते हैं तीसरी बात जो तू कह रहा था, ये बता टी की वैल्यू ये आ रही है, तू मेरे से क्या पूछ रहा है, तू खुद ही बता देता। 1 प्लस ए बाई जी। अब ये बता कि टी निगेटिव कब आएगा, पहले ये बता बेटा जो है, इस केस में तेरे को लग रहा है कभी टी निगेटिव आएगा? टी निगेटिव या जीरो कब आएगा जरा बता, इसी से देख ले, बस हो गया जो है। भाई स्लैक करने के लिए क्या होना चाहिए बता जो है, अब समझ में आ गई तेरी बात? स्लैक करने के लिए क्या होना चाहिए, टी को क्या होना चाहिए, या तो जीरो आ जाए या फिर नेगेटिव आ जाए, बस हो गया। ये कह ले जो है, तो यहीं से तेरे को आंसर से ही पता चल जाएगा कि वो आएगा या नहीं आएगा जो है, ये कह ले, ठीक है।
अब चलते हैं टाइप 2। तभी मैं तेरे से कहता हूं कि तू ऐसा दिमाग लगाया कर खुद। टाइप 2 क्या है सुन। डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड से कम है, इसका मतलब सॉलिड फ्लोट करेगा। बता। बता, क्लियर है कि नहीं है? सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, तो इसका मतलब सॉलिड क्या करेगा? फ्लोट करेगा लिक्विड में। ठीक। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स रहेगा, उस पे बेस्ड होती है। मतलब ये बेस्ड होती है फ्रैक्शन एफ लिख दे रहा हूं, फ्रैक्शन एफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड immersed in liquid। या मुझ कई बार ऐसे भी कहूंगा, और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्लोटेशन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्लोटेशन। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, इसका मतलब सॉलिड लिक्विड में फ्लोट करेगा, तो उसका वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन इमर्स्ड रहेगा, बेसिकली में ये निकालना है। या तुम ये कह सकते हो कि कहीं भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लोटेशन दिखाई दे बेस्ड ऑन फ्लोटेशन, तो आपको सेम कंसेप्ट लगाना है। अब तुम मुझे ये बताओ, ये फ्लोट कर रहा है, तो दो ही फोर्स लगे, बस हो गया। अब थ्रस्ट ऊपर और सॉलिड का वेट नीचे। बता बता गोपी, इस पे केवल दो ही फोर्स लगे हैं, अप थ्रस्ट ऊपर और वेट नीचे। तो कभी भी तुम्हें अगर फ्लोटिंग की कोई भी प्रॉब्लम दिखाई दे, तो तुम्हें सिंपली लिखना है अप थ्रस्ट इक्वल टू वेट, बस। हाँ, ये बस ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जो है। कहीं भी तुम्हें अगर फ्लोटिंग की प्रॉब्लम दिखाई दे, तो तुम्हें एक ही इक्वेशन लिखनी है, अप थ्रस्ट इक्वल टू वेट। अब सुन, अप थ्रस्ट क्या हुआ देख, वॉल्यूम इमर्स्ड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इफेक्टिव, ये हो गया। और वेट ऑफ सॉलिड क्या बताया था मैंने? बता, वी रो एस इंटू जी। कोई डाउट? बता, कोई डाउट है? ये हो गया। लेकिन अभी जरा बताना जी इफेक्टिव कितना है, यहां पे जरा बता जी इफेक्टिव कितना है बेटा जो है। जी इफेक्टिव यहाँ पे जी के इक्वल है, क्यों? जी इफेक्टिव जी के इक्वल है, तो जरा चेक कर, जी और जी तो हो गया कैंसिल, तो यहां से वी आई अपॉन वी कितना आ रहा है बता जो है, वी आई अपॉन वी। ये जरा देखना, रो एस अपॉन रो एल के इक्वल आ रहा है, बस हो गया। और यही तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड है, ये आ गया। समझ में आया? ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे मैं यूज करूंगा।
अगर कोई भी सॉलिड अगर फ्लोट कर रहा है तो इतना फ्रैक्शन इमर्स्ड रहेगा। अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो सॉलिड लिक्विड में फ्लोट कर रहा है और उसका कुछ फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड है, और कोई भी तुम्हें अगर फ्लोटिंग की प्रॉब्लम दिखाई दे तो तुम्हें एक ही इक्वेशन लगानी है, अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट, और वहां से हमने ये निकाला कि इतना फ्रैक्शन इमर्स्ड रहता है। उज्जवल बता, कोई डाउट है? बता, कोई डाउट है इसमें? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड क्या हो गया? रो एस अपॉन रो एल हो गया। अब एग्जांपल देखो तब क्लियर होगा। पहले तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिसको हिस्टोरिकल एक इवेंट से कनेक्ट करेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तुम जानते होगे 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, और डेंसिटी ऑफ आइस मान लो ये रफली 9900 kg पर मीटर क्यूब होती है, और आइस फ्लोटिंग इन वाटर। तो तुम्हें फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड निकालना कितना होगा? फ्रैक्शन इमर्स्ड, तो मैंने सीधे सीधे फ्रैक्शन इमर्स्ड का एक फॉर्मूला दे दिया है, रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड। तो यहाँ पे 900 अपॉन 1000 0.9 हो गया फ्रैक्शन, या अगर मैं परसेंटेज में कहूँ तो 90% हो गया। क्यों? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 90% पानी के अंदर होता है। तो मैं जो तुम्हें इवेंट दे रहा हूँ वो टाइटेनिक के दे रहा हूँ ना। टाइटेनिक के वैसे डूबने के तो कई रीजंस थे, लेकिन उसमें से एक रीजन ये भी था ना बेटा कि आइसबर्ग का बहुत 10% ऊपर था, बाकी तो पानी के नीचे था ना बेटा। समझ में आ रहा है? बताओ, जो है ऊपर तो केवल 10% था। हाँ, पानी के नीचे तो 90% था ना। आइस तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी। क्यों नहीं है? जैसे इससे पा रहा है बेटा। तो इसको तो लगा अभी आइसबर्ग काफी दूर है, लेकिन 90% तो नीचे था ना, पानी के नीचे था बेटा जो है। क्यों? तो वो तो पहले ही टकरा गया ना, ये कह लो। इसका एक रीजन ये भी था जो है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, करीब 90% पानी के अंदर होता है। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2। तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है? प्रूव दैट दिस फ्रैक्शन remains unchanged if container is accelerated upwards or downwards। क्वेश्चन समझ में आया? पहले ही बताओ कि आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फ्रैक्शन हमने फाइंड किया है वो अनचेंज रहेगा अगर कंटेनर को तुम ऊपर को एक्सीलरेट करो या नीचे को एक्सीलरेट करो। चलो मैं ऊपर को एक्सीलरेट कर देता हूँ। फोर्स तो अभी भी दो ही लगे हैं, ये अपथ्रस्ट है, ये वेट है। लेकिन अब जरा बताना इक्वेशन क्या बनेगी?
गोपी बता, अब इक्वेशन क्या बनेगी बता जो है, अपथ्रस्ट माइनस वेट इक्वल टू एम ए। ठीक हो गया, बता जो है अपथ्रस्ट माइनस वेट इक्वल टू एम ए। अब जरा देख अपथ्रस्ट क्या बना, वॉल्यूम इमर्स्ड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी प्लस ए, वेट क्या बना, टोटल वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी। अब एम कितना बना बता जो है, टोटल वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू ए। बताओ इक्वेशन क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हो गई बेटा जो है, मास हो गया टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू ए, ये हो गया। अब जरा यहां से चेक करके देखना, यहां से भी वही रिजल्ट आ रहा होगा, देख जरा यहां से भी चेक करके देखना, वी आई अपॉन वी की जो वैल्यू आ रही होगी वो जरा देखना रो एस अपॉन रो एल के इक्वल ही आ रही होगी। तो जरा देख सेम वैल्यू नहीं आ रही बता जो है, ये हो गया, बस हो गया। वो भी जरा चेक करके देख, वी आई अपॉन वी की वैल्यू अभी भी कितनी आ रही है, रो एस अपॉन रो एल के इक्वल ही आ रही होगी, बस हो गया। ये कहते हैं ठीक। अब इसका रीजन क्या है वो सुन, ध्यान से देखना। जब रेस्ट था तो अपथ्रस्ट वेट के इक्वल था। अब जब एक्सीलरेट हुआ तो फिर अब जो अपथ्रस्ट होना चाहिए वो वेट से ज्यादा होना चाहिए। बता, जब वो रेस्ट पे था तो अपथ्रस्ट क्या होना चाहिए था, वेट के इक्वल होना चाहिए था। और जब एक्सीलरेटेड है तो अपथ्रस्ट को वेट से ज्यादा होना चाहिए, क्यों? टू प्रोवाइड एम ए। उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा, ये बता जो है, अब क्या होना चाहिए, अपथ्रस्ट को वेट से ज्यादा होना चाहिए एम ए प्रोवाइड करने के लिए। अब ये बता कि अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इमर्स्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इफेक्टिव। अब इसमें से जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ये तो अनचेंज्ड है, बता, डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो अनचेंज्ड है ना, और जी इफेक्टिव ऑलरेडी बढ़ गया है। इसका मतलब वॉल्यूम इमर्स्ड को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब वो उसी में एडजस्ट हो जाता है। ये ध्यान रखना, नो नीड ऑफ इंक्रीजिंग, नो नीड ऑफ एनी चेंज इन वी आई। कुछ समझ में आया या नहीं आया बेटा बताओ, मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाया या नहीं कर पाया गोपी? कि पहले केस में अपथ्रस्ट वेट के इक्वल होना चाहिए था, दूसरे केस में अपथ्रस्ट को वेट से बड़ा होना चाहिए क्योंकि वो एमए प्रोवाइड करेगा। और अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इमर्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी इफेक्टिव। डेंसिटी ऑफ लिक्विड को तो तुम कुछ कर नहीं सकते, नहीं है उसको तो कुछ कर नहीं सकते, जी इफेक्टिव ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो वॉल्यूम इमर्स में फिर कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी जी इफेक्टिव ठीक उतना ही बढ़ गया है, जितने की हमें रिक्वायरमेंट है ठीक उतना ही बढ़ गया, ये कह। एक और एग्जांपल देखते हैं, देख। हाँ पूछ, पूछो गोपी भैया, पूछो।
गोपी भैया पूछो। पूछ गोपी पूछ, बेटा पूछ ले तो पूछ। बिल्कुल सही पूछा तूने बेटा, बिल्कुल सही पूछा, बिल्कुल सही पूछा। अगर तू ग्राउंड के फ्रिक्शनल फोर्सेस को इग्नोर कर दे, क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, समझ गए ना, सिंपल सी बात है कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगे हैं तो मोमेंटम तो कंजर्व रहना ही रहना है बेटा जो है। ठीक, अगर तू ग्राउंड के फ्रिक्शन को वो कर दे, नेग्लेक्ट कर दे, तो फिर डेफिनेट है कि उसमें भी मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, अब वो मोमेंटम जाएगा कहाँ, वो फिर अंदर की चीज है ना, वो इंटरनल उसमें चला जाएगा। पता लगा कार में डेंट आ गया, पेंट आ गया, वो सब चीजें है ना, वो सब चीजें भी तो आती हैं अभी, समझ गए ना, उस मोमेंटम से वो सब चीजें भी तो आती हैं बेटा जो है, ये कह रहे हैं। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल में। ये क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल, और इसकी जो साइड दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी जो डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है मान लो 600 kg पर मीटर क्यूब, और ये डेंसिटी दे रखी है 800 kg पर मीटर क्यूब। एक तो पहले तुम्हें ये h निकालना है, पहले पार्ट तो सीधे सीधे h निकालना है। अच्छा ये बताओ, मैं अगर ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, गोपी तेरे को भी ब्लैंक दिख रहा है क्या स्क्रीन? बेटा तेरे में कुछ गड़बड़ हो रही है, फिर तू सही कर उसको, तेरे नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये बता कि वॉल्यूम इमर्स्ड अपॉन v को मैं ये बता h अपॉन a कर दूं, पहले ये बता बेटा, ये अगर a साइड है, गोपी बता, वॉल्यूम इमर्स्ड अपॉन v को मैं h अपॉन a लिख दूं, ये हो गया। और ये बता वॉल्यूम इमर्स्ड अपॉन v कितना लिखा था मैंने, रो s अपॉन रो l, तो रो एस अपॉन रो एल क्या हो गया देख, 600 अपॉन 800, 3/4, और ये जो a था वो 10 सेंटीमीटर था, क्यों? इसका मतलब जो h की वैल्यू आ गई मेरे ख्याल से 7.5 सेंटीमीटर आ गई, क्यों? उज्जवल अब दिख रहा है तेरे को, नहीं दिख रहा है? अब तेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बता जो है, दिख रहा है ना, तो h की वैल्यू आ गई। अब तूने b पार्ट में क्या किया वो सुन। अब तूने उसके ऊपर एक ना कॉइन रख दिया बेटा, और ये पूरा डूब गया, ये कॉइन है, और ये अब 100% इमर्स हो गया। तो तुझे कॉइन का मास निकालना, मास कितना होगा। अब ये बता कि इसमें एक इक्वेशन नहीं लगेगी कि 100% वॉल्यूम पे जो अपथ्रस्ट लगेगा वो दोनों के वेट को सपोर्ट कर रहा है, बस हो गया। बता, 100% वॉल्यूम पे जो अपथ्रस्ट लगेगा
वो दोनों के वेट को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है गोपी, बता। अब इक्वेशन क्या लगेगी, बस सिंपल से ये लगा दे कि अपथ्रस्ट ऑन 100% 100% इमर्स्ड वॉल्यूम इक्वल टू वेट ऑफ बोथ, ये लगा देगा बस हो गया। तो W मतलब U को ऐसे लिख देगा, U इक्वल टू वेट ऑफ कॉइन प्लस वेट ऑफ ब्लॉक, ये लिख देगा बस हो गया। अब चलते हैं U कितना हुआ देख, पूरा फॉर्मूला पूरा ही लिखता हूँ ना ताकि याद रहे तुम्हें। वॉल्यूम इमर्स्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G इफेक्टिव इक्वल टू वेट ऑफ कॉइन प्लस वेट ऑफ ब्लॉक। अब वैल्यू रखते जा रहा हूं, देख वॉल्यूम इमर्स्ड कितना हुआ, उसकी साइड थी 0.1 मीटर, इसका क्यूब आ गया, हाँ समझ गया ना, 0.1 का क्यूब आ गया। और लिक्विड की डेंसिटी कितनी थी, 800 600, ठीक है, ये आ गया 800। जी इफेक्टिव जी के इक्वल ही है, इसका मतलब 10 के इक्वल है। वेट ऑफ कॉइन कितना हुआ, m इंटू जी, और जी कितना है 10। अब वेट ऑफ ब्लॉक आ जाए 0.1 का क्यूब, ये तो वॉल्यूम आ गया, क्यों, ये तो वॉल्यूम आ गया, इंटू 600, बता, इंटू जी, और जी की वैल्यू है 10। बता क्लियर हुआ, पहले बता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ उज्जवल, इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई, कि ब्लॉक के 100% वॉल्यूम पे जो अपथ्रस्ट लगेगा वो दोनों के वेट को सपोर्ट करेगा, क्यों, ब्लॉक के 100% वॉल्यूम पे जो अपथ्रस्ट लगेगा वो दोनों के वेट को सपोर्ट करेगा, तो यहां से तुम m फाइंड कर लेना बस। अब टाइप 3 में जाने से पहले मैं तुम्हें एक वर्ड बता रहा हूं, रिलेटिव डेंसिटी, ये नोट कर लिया, पहले देख लो, ये नोट हो गया, ठीक। अब टाइप 3 में जाने से पहले मैं एक वर्ड दे रहा हूं, रिलेटिव डेंसिटी। जिसको मैं आगे से आर डी कहूंगा, हाँ। सबसे पहली बात ये बताओ, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब तो होती ही है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी आती है, क्यों, अच्छा वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मजे की बात बताऊं बेटा, जो है कि वाटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, समझ गया ना। तू खुद सोच कि अगर मैं 1 मीटर क्यूब का, नहीं है, तू एक बात बता कि अगर 1 मीटर क्यूब का मैं वाटर ले लूं, उसका मास जो आएगा वो 1000 kg होगा बेटा। हाँ बहुत ज्यादा होती है डेंसिटी, तुम्हें लग रहा होगा डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम नहीं है, बहुत ज्यादा डेंसिटी है बेटा, जो है वाटर की डेंसिटी, समझ गए ना। इसीलिए तुमने देखा होगा ना, फेस फेस के नहीं होते जो बेटा वो
जिसमें पानी भरा रहता है जो है, बहुत हैवी होते हैं वो, जिसमें फिश वगैरह रहती है ना, वो क्या कहते हैं, एक्वेरियम जो होते हैं। एक्वेरियम अगर देखोगे तो वो बहुत हैवी होते हैं बेटा, उसमें जब पानी भरा होता है तो बहुत हैवी होते हैं वो जो है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर ये आ गई कह लो जो है। अब दूसरी बात सुनो, रिलेटिव डेंसिटी को ना स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं जो है। रिलेटिव डेंसिटी ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, एस जी कह लो। हाँ, तीसरी बात, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट्स नहीं होंगी। हाँ, नो यूनिट्स। और लास्ट पॉइंट, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी रिलेटिव टू वाटर, हो गया बस, हो गया, ये कहते हैं। समझ गए ना, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या हो गया। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हो गया डेंसिटी रिलेटिव टू वाटर। ये इसका मतलब है। तो एक बात बता, अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी को ये लिख दूं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो बता कोई प्रॉब्लम। गोपी बता, अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी को ये लिख दूं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये हो गई बस रिलेटिव डेंसिटी। या ऐसे भी कह सकता है कि अगर तुझे किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो फिर ये क्या हो जाएगा बता जो है, रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, बस हो गया। कुछ भी कह लो, क्यों। उज्जवल, समझ में आई बात बेटा, कि रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या मतलब होता है, डेंसिटी रिलेटिव टू वाटर, और वो यूनिट लेस होती है। जैसे एक छोटा सा एक पॉइंट बताओ, मान लो आर डी 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जरा बताओ, इसका क्या मतलब तुम्हारे समझ में आ रहा है, दिमाग में क्या समझ में आ रहा है बताओ जो है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स, हाँ, 2 टाइम्स हैवियर देन वाटर है, बस हो गया, क्यों। 2 टाइम्स हैवियर देन वाटर, ये हो गया, बस हो गया। इसका मतलब जो रो की वैल्यू हो गई वो 2000 kg पर मीटर क्यूब हो गई, या 2 kg, 2 ग्राम सॉरी, पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। अच्छा, वैसे एक चीज जानते हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वो 1 ml होता है। हाँ हाँ, और 1000 ml वो तो फिर मिलीलीटर हो गया ना, वो तो समझ ही रहे होगे, वो 1 लीटर के इक्वल हो गया, क्यों। ये भी आता ना कई बार जो है, ये ध्यान रखना। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है उज्जवल, कि आर डी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी रिलेटिव टू वाटर, और अगर किसी की आर डी 2 है तो इसका मतलब वो वाटर से 2 टाइम्स हैवियर है, तो उसकी डेंसिटी 2000 kg पर मीटर क्यूब है, या फिर 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब चलते हैं टाइप 3 में।
इसमें क्या है सुनो, टाइप 3 में क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा होता है। इसका मतलब सॉलिड सिंक कर जाएगा, बता। नहीं, सॉलिड सिंक कर जाएगा। तो इस केस में तुम क्या करते हो कि सॉलिड को लिक्विड के अंदर होल्ड करके रखते हो और उसके 100% वॉल्यूम पे अपथ्रस्ट लगता है और वो तुम्हें हल्का फील होती है, बस हो गया। समझ गए ना? इस केस में तुम क्या करोगे? इन दिस केस you hold the solid in the liquid एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन 100% वॉल्यूम एंड apparent weight is less। बताओ ऐसा फील हुआ या नहीं हुआ गोपी? सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, सॉलिड सिंक कर जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में तुम लोग क्या करोगे? तुम सॉलिड को लिक्विड के अंदर होल्ड करके रखते हो और उसके 100% वॉल्यूम पर थ्रस्ट लगता है और वो तुम्हें हल्की फील होती है, बस हो गया। नहीं है? जैसे पानी के अंदर तुम ब्रिक को रखोगे तो फिर तुम्हें ब्रिक क्या होगी? हल्की फील होगी बेटा जो है, ये कह लीजिए। तो अब जो इक्वेशंस लगती हैं वो देखो क्या लगेगी। पहली इक्वेशन ये बताओ कि एपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट होगा। बताओ क्यों? लेकिन वो बार बार ध्यान रखना, अपथ्रस्ट कितने पे लग रहा है बताओ? 100% वॉल्यूम पे, क्योंकि पूरा डुबाते हो तुम इसमें। ये हो गया। दूसरा, चेंज इन वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट। बताओ, बताते हुए चलना। कोई प्रॉब्लम है उज्जवल? बता बेटा। चेंज इन वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट हो गया। तीसरी और चौथी इक्वेशन अभी बता रहा हूं मैं तुम्हें, पहले लिख दे रहा हूं मैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये जो होता है वो होता है वेट इन एयर अपॉन चेंज इन वेट इन वाटर। अभी इसको प्रूव करूंगा, तीसरी वाली इक्वेशन को अभी प्रूव करूंगा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड तो ये होता है, ठीक। और एक इक्वेशन और, चेंज इन वेट प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसका मतलब चेंज इन वेट इन लिक्विड 1 अपॉन चेंज इन वेट इन लिक्विड 2, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2, या
relative density of liquid 1 अपॉन relative density of liquid 2, ये हो जाएगा, बस हो गया। ये बताओ पहली दो इक्वेशंस क्लियर हैं कि नहीं है? एपरेंट वेट होगा एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, चेंज इन वेट होगा अपथ्रस्ट के इक्वल। तीसरी और चौथी इक्वेशन अभी प्रूव कर रहा हूं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड वो हो जाएगा वेट इन एयर अपॉन चेंज इन वेट इन वाटर। और एक मैंने तुम्हें बताया कि चेंज इन वेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये कह लो, बस हो गया। अब मैं इक्वेशन 3 को प्रूव कर रहा हूं, वो देखो कैसे होगा। देखना, हाँ, वेट इन एयर अपॉन चेंज इन वेट इन वाटर, इसका मतलब वेट इन एयर अपॉन अपथ्रस्ट इन वाटर। बताओ गोपी, बताओ वेट इन एयर अपॉन चेंज इन वेट इन वाटर, इसका मतलब क्या हो गया, वेट इन एयर अपॉन अपथ्रस्ट इन वाटर। अब वेट इन एयर कितना हुआ देख, टोटल वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी, और पूरा डुबाया तुमने, ये बता 100% इमर्स्ड है। इसका मतलब वॉल्यूम इमर्स्ड वो V के इक्वल होगा, और G इफेक्टिव कितने के इक्वल होगा, G के इक्वल होगा। तो जरा देखना ये बेटा, फाइनली रो S अपॉन रो वाटर आ गया। और अभी जो मैंने रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग बता, रो एस अपॉन रो वाटर क्या हो गया बता, जो है दिस इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। आ गया कि नहीं आ गया बता, ये हो गया। तो मैंने तीसरी इक्वेशन यही तो लिखी थी, देख तीसरी इक्वेशन क्या लिखी थी मैंने, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या लिखी थी बता, वेट इन एयर अपॉन चेंज इन वेट इन वाटर, ये लिखा था, बस हो गया। क्लियर हो गया उज्जवल? उज्जवल क्लियर है बेटा? ये तो हो गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब चलते हैं इक्वेशन 4। ये बता चेंज इन वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट है, और अपथ्रस्ट कितना है बता, वॉल्यूम इमर्स्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी इफेक्टिव। अब ये बता, ये दोनों के दोनों तो फिक्स है ना, बता। अगर मैं दो अलग अलग लिक्विड में मान लो डुबाऊंगा किसी को, तो ये बता ये दोनों वैल्यू फिक्स हैं कि नहीं है बता, जो है ये दोनों की दोनों वैल्यू फिक्स हैं। तो इसका मतलब चेंज इन वेट क्या हो गया बता, केवल किसके प्रोपोर्शनल हो गया बता, जो है देयरफॉर चेंज इन वेट प्रोपोर्शनल हो गया किसके, रूएल हो गया, बस हो गया, जो है मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या है क्यों। अच्छा फिक्स क्यों है, क्योंकि जी इफेक्टिव की वैल्यू तो जी के इक्वल है, और वी आई किसके इक्वल है बता, जो है ये वी के इक्वल है, बस हो गया, इसलिए फिक्स है क्यों। हाँ, तुम 100% उगा रहे हो ना दोनों में, 100% इमर्स्ड in both liquids।
तो समझ में आ गया, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब डेंसिटी रिलेटिव टू वाटर। और अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालनी है तो तुम क्या करोगे, रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। और एक मैंने बताया कि अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी मान लो 4 है, तो इसका मतलब वो वाटर के रेस्पेक्ट में 4 टाइम्स हैवियर है, तो उसकी जो एक्चुअल डेंसिटी है वो फिर 4000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और इस टाइप में मैंने तुमसे क्या किया कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होती है तो वो सिंक कर जाएगा। तो आप क्या करते हो कि उसको पानी के अंदर होल्ड करके रखते हो और उसके 100% वॉल्यूम पे अपथ्रस्ट लगता है, और उसका तुम्हें एपरेंट वेट क्या होता है, कम फील होता है। और चेंज इन वेट किसके इक्वल होगा, उसके 100% वॉल्यूम पे जो अपथ्रस्ट लगेगा उसके इक्वल होगा। और दो मैंने तुम्हें वो रिजल्ट्स दिए कि किसी सॉलिड की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो होती है वेट इन एयर अपॉन चेंज इन वेट इन वाटर। और एक मैंने और बताया कि जो चेंज इन वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद चलो नेक्स्ट पे चल लेंगे। एक सॉलिड है, इसका एयर में जो वेट है वो मान लो 200 न्यूटन है। वाटर में जो वेट है वो मान लो 150 न्यूटन है। और किसी लिक्विड में जो वेट है वो मान लो 140 न्यूटन है। ठीक है, तो तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी एक तो सॉलिड की निकालनी है, और एक तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी जो लिक्विड दिया हुआ है उसकी निकालनी है। ठीक है, अब इधर देख, सॉलिड के रिलेटिव डेंसिटी का क्या फॉर्मूला दिया था मैंने, वेट इन एयर अपॉन चेंज इन वेट इन वाटर दिया था। क्यों नहीं होता चेंज इन वेट इन वाटर? अबे यार तू उसके आगे यूनिट क्यों लगा रहा है, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट होती है क्या, ये बता, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट होती है क्या, ये बता बेटा जो है। तो फिर अब ये बता, वेट इन एयर तो है 200, और वाटर में कितने का चेंज आ गया, मतलब 50 का चेंज आया ना। वाटर में कितने का चेंज आया, 50 का चेंज आया, तो इसका मतलब 4 हो गया, बस हो गया। बता, वाटर में कितने का चेंज आया, 50 न्यूटन का चेंज आया ना, तो 4 आएगी, बस हो गया। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड ये होगी। अब चलते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड का क्या होगा। अब सुन, चेंज इन वेट इन वाटर अपॉन चेंज इन वेट इन लिक्विड इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। पता ये इक्वेशन बनेगी। अब वैल्यू रख ले, बस हो गया। अब जरा बता, वाटर में कितने का चेंज आया, वाटर में कितने का चेंज आया था बता, 50 न्यूटन का आया था। और लिक्विड में कितने का चेंज आया था, 60 न्यूटन का। और वाटर की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी, 1। क्यों, हाँ रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, 1 होगी।
तो यहाँ से जरा बता, इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी हो गई? देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये आ गई 6/5 आ गई। तो उज्जवल समझ में आया, इसमें यूनिट नहीं लगाएगा बेटा, रिलेटिव डेंसिटी अगर पूछ रहा हूँ तो उसमें यूनिट अप्लाई नहीं करेगा जो है, ठीक है। बाकी चलो फिर करते हैं नेक्स्ट टर्न में, ठीक। ओके, थैंक यू एंड गुड डे। ओके बेटा।